साल 1967 एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनका नाम जोसेलिन बेल है, उन्होंने अनयूजुअल रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया, लेकिन शुरू में इसे रेडियो इंटरफ्रेंस माना गया था। डिटेल स्टडी और रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये कोई रेडियो इंटरफ्रेंस नहीं है। ये सिग्नल करीब 0.3 सेकंड तक रहता था और हर दो सिग्नल के बीच में 1.3337 सेकंड का गैप रहता था, यानी कि इसे हर 1.3337 सेकंड बाद दोबारा नोटिस किया जाता था। ये सिग्नल काफी ज्यादा अनयूजुअल था। इससे पहले ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। शुरुआत में कुछ लोगों का ये सोचना था कि ये एलियन द्वारा भेजे गए संकेत हो सकते हैं, लेकिन दोबारा ऐसा सिग्नल फिर से स्काई के दूसरे हिस्से से रिसीव होने के बाद बेल और उनके एडवाइजर एंटोनी हेविस की बाकी रिसर्च टीम ने महसूस किया कि ये कोई एलियन द्वारा भेजे गए संकेत नहीं हो सकते। लेकिन मजाक में बेल और उनके एडवाइजर ने उस सिग्नल को LGM1 यानी कि लिटिल ग्रीन मैन नाम दे दिया, लेकिन इसका नाम बाद में बदलकर CP1919 रख दिया गया। हालांकि अब इसे इस नाम से जाना जाता है और आज इस टाइप के एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को हम पल्सर के नाम से जानते हैं। तो पल्सर क्या है और ये बनता कैसे, जानेंगे इसके बारे में सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो। पल्सेटिंग रेडियो स्टार, शॉर्ट में कहें तो पल्सर, एक तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन स्टार है। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारे सूरज के मुकाबले काफी ज्यादा मैसिव स्टार, लगभग 10 गुना ज्यादा मैसिव स्टार का सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, तो उनके कोर कोलैप्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है। ये सिर्फ 20 किलोमीटर जितने बड़े होते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये इतना ज्यादा डेंस होते हैं कि अगर आप एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार मटेरियल लेंगे तो इसका वजन पृथ्वी के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा होगा। पृथ्वी से देखने पे पल्सर ब्लिंक होता दिखता है, लेकिन हकीकत में पल्सर का लाइट ब्लिंक नहीं हो रहा होता है। पल्सर से नैरो बीम ऑफ लाइट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बाहर निकलते हैं। ये लाइट एकदम स्थिर होती है, लेकिन पल्सर के घूमने की वजह से जब ये लाइट पृथ्वी की ओर पॉइंट होती है तब हमें ये ब्लिंक करती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से लाइट हाउस केवल तभी देखी जा सकती है जब लाइट एक ऑब्जर्वर की ओर पॉइंट किया गया हो। पल्सर घूमने की वजह से लाइट इसीलिए घूमता है क्योंकि लाइट मैग्नेटिक एक्सिस से अलाइन होकर बाहर निकलता है और इसका मैग्नेटिक एक्सिस स्पिन एक्सिस से अलाइन नहीं होता है। आइए अब जानते हैं कि पल्सर का जन्म कैसे होता है। आज के समय में यूनिवर्स के कई स्टार्स अपने जीवन के मेन सीक्वेंस स्टेज में हैं। इस दौरान ये अभी अपने कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब इनके कोर का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तब हमारे सूरज जितने वजन वाले तारे रेड जायंट फेज में चले जाएंगे, जहां इनका साइज आज के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा होगा। कुछ समय इस स्टेज में रहने के बाद ये व्हाइट ड्वार्फ स्टेज में चले जाएंगे और ब्लैक ड्वार्फ बनकर अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। वहीं भी हमारे सूरज से 10 से 20 गुना ज्यादा भारी तारे रेड जायंट स्टार बन जाएंगे और इनका सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद सूरज से 20 गुना ज्यादा भारी तारे अपना जीवन ब्लैक होल के रूप में समाप्त कर लेंगे, लेकिन सूरज से 10 गुना ज्यादा भारी तारे न्यूट्रॉन स्टार बनकर अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। न्यूट्रॉन स्टार्स लगभग पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बने होते हैं, हालांकि उनमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन भी होते हैं। उनका साइज बहुत छोटा और डेंस होने की वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से घूमते हैं। ये चार्जेस सर्कल में घूमने की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बीम ऑफ रेडिएशन न्यूट्रॉन स्टार के मैग्नेटिक पोल से बाहर निकलता है और इस तरह से पल्सर बनता है। आप ये समझ सकते हैं कि सभी पल्सर न्यूट्रॉन स्टार है, मगर सभी न्यूट्रॉन स्टार पल्सर नहीं है। अब तक एस्ट्रोनॉमर्स ने 2000 से ऊपर पल्सर को खोजा है। इतना कम पल्सर मिलने के पीछे कुछ कारण है, जैसे कि पहला कारण, पल्सर से आने वाली बीम ऑफ रेडिएशन पृथ्वी की ओर होनी चाहिए, तभी टेलीस्कोप से उसे देखा जा सकता है। दूसरा कारण, सभी न्यूट्रॉन स्टार पर्याप्त तेजी से नहीं घूमते हैं या फिर उनके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है जिससे वो बीम ऑफ रेडिएशन को प्रोड्यूस कर पाए। स्टडी और रिसर्च से एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि शुरू में पल्सर के पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी रहती है और वो बहुत ही तेजी से घूमता है, मगर जैसे जैसे इनमें से बीम ऑफ रेडिएशन बाहर रिलीज होते हैं वैसे ही इनका घूमना धीरे धीरे स्लो हो जाता है। 10 से 100 मिलियन साल के अंदर ये इस हद तक धीमे हो जाते हैं कि इससे बाहर निकलने वाली बीम ऑफ रेडिएशन बंद हो जाती है और पल्सर वापस एक नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि न्यूट्रॉन स्टार पास के तारे के मटेरियल खींच लेता है, जिससे ये फिर से पल्सर बनने के लिए सक्षम हो जाता है।
एस्ट्रोनॉट्स अभी जानना चाहते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर के अंदर क्या हो सकता है, इसीलिए नासा न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर यानी कि नाइसर मिशन के जरिए इसके बारे में अधिक जानना चाहता है। पल्सर को स्टडी करने के लिए नासा द्वारा ये पहला मिशन है। नाइसर एक एक्स-रे टेलीस्कोप है जिसे 2017 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था। एक्स-रे पल्सर बेस्ड नेविगेशन एंड टाइमिंग, ये सिंपली कहे तो पल्सर नेविगेशन, ये एक नेविगेशन टेक्निक है जिसके ऊपर साइंटिस्ट परीक्षण कर रहे हैं कि कैसे आने वाली जनरेशन एक दिन बिना सैटेलाइट्स के ब्रह्मांड में घूमने के लिए पल्सर का उपयोग बिल्कुल जीपीएस की तरह कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि एस्ट्रोनॉमर्स पल्सर को टाइमर के रूप में प्रयोग करते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो सटीक नियमित से ब्लिंक करते हैं। उन्हें ब्रह्मांड में सबसे एक्यूरेट नेचुरल क्लॉक माना जाता है, और इसी वजह से पल्सर के ब्लिंकिंग में किसी प्रकार के परिवर्तन देखने पे साइंटिस्ट को यह संकेत मिल जाता है कि आसपास अंतरिक्ष में कुछ हो रहा है। और वास्तव में इस मेथड को प्रयोग करके हमारे सोलर सिस्टम के बाहर पहला प्लैनेट खोजा गया था। तो ये थी कहानी लिटिल ग्रीन मैन सिग्नल की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे जल्दी एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ।